12 मार्च 1993 मुंबई शहर की धड़कन अचानक रुक गई। एक के बाद एक 12 बम धमाकों ने पूरे देश को दहलाकर रख दिया। 257 बेगुनाह लोगों की जान गई और हजारों घायल हुए। इस खौफनाक साजिश के पीछे एक ही नाम था, दाऊद इब्राहिम। लेकिन एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी कैसे बन गया? डोंगरी की तंग गलियों से लेकर दुबई के आलीशान महलों और फिर पाकिस्तान की पनाह तक, ये कहानी सिर्फ जराइम की नहीं बल्कि सत्ता, पैसे और खौफ की है। आज हम उस काले पन्ने को पलटेंगे जिसने भारतीय अंडरवर्ल्ड की पूरी शक्ल बदल कर रख दी। दाऊद इब्राहिम कासकर का जन्म 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में एक हेड कांस्टेबल थे। एक ऐसा घर जहां कानून की रोटी खाई जाती थी, वहीं से अपराध का सबसे बड़ा पौधा पनप रहा था। पढ़ाई में दाऊद का मन कभी नहीं लगा। स्कूल ड्रॉप आउट होने के बाद वो मुंबई की डोंगरी इलाके की गलियों में आवारागर्दी करने लगा। शुरुआत छोटी मोटी चोरियों और धोखाधड़ी से हुई। 70 के दशक में मुंबई पर हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार का राज था। दाऊद इन डॉन की ताकत और रुतबे को देखकर बड़ा हो रहा था और उसे भी वही ताकत चाहिए थी। दाऊद ने अपने बड़े भाई शब्बीर के साथ मिलकर यंग कंपनी नाम का एक छोटा सा गैंग बनाया, लेकिन जल्द ही उनकी टक्कर अंडरवर्ल्ड के सबसे खूंखार पठान गैंग से हो गई। 1981 में पठान गैंग ने दाऊद के भाई शब्बीर की दिन दहाड़े हत्या कर दी। ये दाऊद की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। बदले की आग में दाऊद ने मुंबई की सड़कों को खून से लाल कर दिया। उसने एक एक करके पठान गैंग के लीडर्स अमीरजादा और समद खान को मौत के घाट उतार दिया। इसी गैंग वॉर से जन्म हुआ डी कंपनी का। दाऊद अब सिर्फ एक गुंडा नहीं था, वो अंडरवर्ल्ड का नया डॉन बन चुका था। स्मगलिंग, हफ्ता वसूली और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, मुंबई का हर गैर कानूनी धंधा अब डी कंपनी के इशारों पर चलता था। उन्नीस तक दाऊद के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसने लगा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो मुंबई छोड़कर दुबई भाग गया, लेकिन दुबई से उसने जो साम्राज्य खड़ा किया वो मुंबई से भी बड़ा था। दुबई में बैठकर वो मुंबई के बिल्डर्स और बिजनेसमैन से हफ्ता वसूलता था। यही वो दौर था जब डी कंपनी का पैसा बॉलीवुड फिल्मों में लगने लगा। क्रिकेट की सट्टेबाजी से लेकर फिल्मों की कास्टिंग तक दाऊद का दखल हर जगह था। शारजाह के क्रिकेट स्टेडियम में वीआईपी स्टैंड्स में बैठकर मैच देखते हुए उसकी तस्वीरें उसकी बेखौफ ताकत का सबूत थीं। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुंबई में दंगे भड़क उठे। इसका फायदा उठाकर दाऊद ने आईएसआई के साथ हाथ मिलाया। दुबई में बैठकर दाऊद ने अपने खास गुर्गों टाइगर मेमन और छोटा शकील के साथ मिलकर मुंबई को दहलाने की साजिश रची। समुद्र के रास्ते आरडीएक्स मुंबई लाया गया और 12 मार्च 1993 को मुंबई में मौत का तांडव हुआ। इस घटना ने दाऊद को एक डॉन से एक ग्लोबल टेररिस्ट में बदल दिया। भारत सरकार ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया और उसे भारत का मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया गया। धमाकों के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा तो दाऊद को दुबई छोड़ना पड़ा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उसे कराची में पनाह दी। हालांकि पाकिस्तान हमेशा इस बात से इनकार करता रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और भारतीय खुफिया विभाग के पास पक्के सबूत हैं कि दाऊद इब्राहिम आज भी कराची के पॉश इलाके क्लिफ्टन में छिपकर बैठा है। 2003 में अमेरिका ने भी उसे वैश्विक आतंकवादी यानी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। उस पर अल-कायदा और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को फंडिंग करने के भी आरोप हैं। डोंगरी का वो लड़का जो कभी पुलिस की जीप देखकर छिप जाया करता था, आज दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों से छिपता फिर रहा है। दाऊद इब्राहिम का साम्राज्य आज भी भले ही छुपकर चल रहा हो, लेकिन उसका खौफ और उसका नाम भारतीय इतिहास के सबसे काले पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। आपको क्या लगता है, क्या कभी भारत का कानून दाऊद इब्राहिम तक पहुंच पाएगा? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।
और ऐसे ही और भी गंभीर और सच्ची डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए जुड़े रहें द हिंदी डॉक्यू के साथ।